बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए। लेकिन को मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को कवर करना चाहिए क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं जो लोग सुना रहे हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है और जो भी मेरी ये रिसर्च है या जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उनको लिंक भी करूंगी और ताकि आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर कोई रेलेवेंट वीडियो होगी वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डालूंगी। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दूसरों के साथ और लाइक भी करें। अब हम आज का टॉपिक जिस जिस चीज को मैं कवर करूंगी वो है एफएटीएफ और कुलभूषण यादव और क्या कनेक्शन है इन दोनों का आपस में। हम रिसेंटली देखते हैं कि बहुत ही वावेला और बहुत ही शोर मचाया जा रहा है एफएटीएफ के हवाले से कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है। और स्पेशली इंडिया की तरफ से हम बहुत ही खुशियां देखते हैं कि वो बहुत खुश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है और पाकिस्तान के पास बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया है इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। बिकॉज पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिसके अंदर से पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 14 पॉइंट्स को पूरा कर सका है। और इसकी डेडलाइन है सितंबर 2020। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज एफएटीएफ। एफएटीएफ इज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इस इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया था इन जून 2018 इस बेसिस के ऊपर कि जो भी ग्लोबल टेररिज्म है ना वो पाकिस्तान की वजह से हो रही है और पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग की जाती है, उनकी पुष्ट बनाई होती है और बेसिकली पाकिस्तान पाल रहे हैं इन टेररिस्ट ग्रुप्स को। और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट कर दिया था और अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट है। और आई होप कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। डिफरेंट बिल्स भी इन्होंने ये तकरीबन 8 बिल अब तक मूव किए हैं। तो लेट्स सी। इंडिया की दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि ये किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए और ब्लैक लिस्ट होने वाली दो ही कंट्रीज हैं, एक ईरान है और दूसरा नॉर्थ कोरिया है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट कंट्रीज में दोबारा आ जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करें कि ये किस तरीके से इसको डाला गया। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही मैं कहती हूँ तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया है इस चीज़ का, टेररिज्म के हवाले से, और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के पीछे है। जबकि पाकिस्तान 12 दफा कह चुका है कि हमारा इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कोई लेना देना नहीं, हम उनके साथ लड़ते हैं और हम इनको कोशिश करते हैं कि इनकी जो जितने भी ऑपरेशन है उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का ये कोई स्टैंड सुनता ही नहीं था और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहता था कि असल में इंडिया है जो इन टेररिस्ट या सेपरेटेरिस्ट ग्रुप्स के पुष्टपनाही करता है और नाम ये पाकिस्तान का लगाता है। लेकिन अब कुलभूषण यादव, मैं कहती हूँ ये वो मिसिंग लिंक, ये वो कड़ी मिल गई है पाकिस्तान को जो इस बात को पाकिस्तान की साबित करता है। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान के एक इलाके से गिरफ्तार किया 2016 में, वो पकड़ा जिस वक्त ये वहां पे बीएलए के से मिल रहा था और उन्होंने काफी मॉनिटरिंग की, इसको देखा कि इसके काफी ज्यादा ताल्लुकात हैं जो अजीत तवा जो इंडिया का जो नेशनलिटी एडवाइजर है उसके साथ भी इसके काफी ताल्लुकात, और जितने भी उनके वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी के जो बंदे हैं डिफरेंट और भी ओहदों के ऊपर, उसके साथ भी इस शख्स के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। तो इन्होंने काफ़ी मॉनिटरिंग करके उसके बाद उसके ऊपर ये हाथ डाला और इसको पकड़ा। अच्छा, जब पाकिस्तान ने इस शख्स को बलूचिस्तान से पकड़ा तो इसके पास से 2 आईडीज निकली। एक तो निकली यही कुलभूषण यादव की और दूसरी निकली इसके पास से हुसैन मुबारक पटेल की। अब बात यह है कि जो इंडिया का ये नैरेटिव है कि वो ये कहता है कि जो ये शख्स है ना, ये कोई वो इसका नाम ही कुलभूषण यादव नहीं है और ये तो हुसैन मुबारक पटेल है और ये बेचारा एक शख्स है जो कि रिटायर्ड नेवी का ऑफिसर है हमारा और ये वहां पे किसी बिजनेस पर्पसेस के लिए गया हुआ था।
तो ये पाकिस्तान लोगों ने इनको उसको वहां पे ईरान में पकड़ा है और उसके बाद इसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया है और बेसिकली हमें फ्रेम किया जा रहा है इस केस के अंदर। तो मैंने बल्कि कई वीडियोस देखी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग ये नैरेटिव दे रहे हैं कि इसको ईरान से पकड़ा गया है और ये बहुत ही गलत और मिस इन्फॉर्मेशन मैं कहती हूँ लोग फैला रहे हैं, क्योंकि इसको ईरान से नहीं, ये वो वाला ये तो वो बात आप करें जो इंडिया कहता है कि जी इसको ईरान से पकड़ लिया है, इसको पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से पकड़ा है। कमांडर कुलभूषण जाधव, नंबर 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987, and I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence within India. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy, and will be due for retirement by 2022. 13 end. Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW, and deteriorating law and order situation in Karachi. I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the Joint Secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baloch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature, these have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. And mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jeevni, and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan. So the activities seem to be revolving around trying to create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability. मिलिट्री कोर्ट वालों ने इसको सजाए मौत दे दी। अब जब उनको पता चला तो उन्होंने ये जो केस है ये आईसीजे के अंदर वो अपील में चले गए, और चूंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है तो उन्होंने इस केस को डिफेंड करने भी वहां पे पहुंच गए। और उस वक्त पाकिस्तान ने ये बताया कि इस शख्स को ये मुल्क के जो हमारा निज़ाम उसको सैबोटाज करने के लिए एस्पिरेज के केस पे हमने इसको पकड़ा है, और ये इसके सबूत हैं कि और उन्होंने वो सारे सबूत भी दिए वहां पे पेश किए कि क्या इनके रेलेवेंट जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी इनकी जो उसके हवाले यादव के हवाले से उन्होंने वो सब कुछ इंफॉर्मेशन भी कोर्ट को दी। और ये पॉइंट पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया वहां पे कि जो बात हम कहते थे कि जी असल में जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसकी जो पुष्ट पनाही है वो इंडिया करता है, ये बात इस चीज से इस केस से साबित हो जाती है कि आखिर इंडिया ही है जो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट ग्रुप्स का फंडिंग करता है, और ताकि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके और जो अपने हिडन जो इनके एजेंडाज है वो उनको पूरा कर सके।
और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कर सके, जिसकी ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है। अब पाकिस्तान का जब केस उन्होंने सुना तो आईसीजे ने पाकिस्तान को सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर गिल्टी करार दिया है। पहला पॉइंट तो यह है कि जब आप किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो आपने उसकी सेंडिंग स्टेट को, सेंडिंग कंट्री को आपने इन्फॉर्म करना होता है इमीडिएटली। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने उसको कोई काउंसलर एक्सेस नहीं दी, क्योंकि इंडिया ये बहुत कहता रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बंदा ना ईरान से पकड़ा है इन लोगों ने, और ये है ही नहीं, ये कुलभूषण यादव ही नहीं है। तो और अगर इसको सही तरीके से काउंसलर एक्सेस होती तो ये कभी कन्विक्टेड ही ना होता, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के पास इवन बयान भी है कि उसने खुद प्लीड भी गिल्टी कर लिया था, लेकिन वो उस सब को वो निगेट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये अंडर ड्यूरेस है तो इसको तो हम मानते ही नहीं है। तो ये फेयर ट्रायल नहीं उन्होंने दिया पाकिस्तान वालों ने, तो जिसकी वजह से आईसीजे ने कहा कि ये पाकिस्तान को रिकमेंडेड है कि अगर वो कुछ देखें कि अगर किसी तरीके से इस केस की जो है वो एक फेयर ट्रायल मिल सके, इसको काउंसलर एक्सेस मिल सके और उन कानूनी तकाजों को पूरा किया जा सके जिसकी ये इंडिया जो है वो कहता है कि ये नहीं किए गए हैं। तो इस वजह से अब चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे पास कि जी हमने कोई भी मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन है उसको आप चैलेंज कर सके, इसी वजह से एक अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन आप चैलेंज कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर अपील किया जा सकता है। तो और यही कुछ हुआ है कि एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है और फिर बिल जो है उसके ऊपर सिग्नेचर्स करने के बाद उसको इस जो यादव का केस है ये भी हाई कोर्ट के अंदर अपील पे अब सबमिट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती भी चलूं कि जो पाकिस्तान है वो का काफी हद तक बहुत ही अच्छा ये स्टांस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये केस है पाकिस्तान का। ये कुलभूषण यादव जो ये बताता है कि जो पाकिस्तान कहता था वो बिल्कुल सही कहता था और आखिर इंडिया और रॉ ही है इन टेररिस्ट ग्रुप्स के पीछे। इंडिया ने भी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए। अब सोचने की बात तो ये है कि इंडिया के अंदर कितने मुसलमान हैं, वो उनके साथ कितना जुल्म करते हैं। कश्मीर भरा पड़ा है, वो जितना जुल्म ढाते हैं वो मुसलमानों के ऊपर वहां पे उसकी कोई भी पकड़ नहीं होती है वहां पे। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मुसलमान जो कि 90% मुस्लिम की मेजोरिटी है वहां पे, तो वहां पे आखिर इनकी इतनी बड़ी फंडिंग की क्या वजह है जिसमें वो लोग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब वो बातें हैं जो देखनी चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और आई थिंक ये कुलभूषण यादव के केस से ये काफी, ये जो कड़ी है ना, ये बहुत अच्छी हमें समझ भी आ गई है और मिल भी गई है कि आखिर ये क्या वजह है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो बने हुए थे और जो फंडिंग होती है असल में इनकी फंडिंग किस तरह से होती है, ये एक प्रूफ मिल गया है पाकिस्तान को। अब इस केस के हवाले से आखिर में मैं यही कहूंगी कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के वसी तर मफाद और पाकिस्तान के सलामती को मद्देनजर रखते हुए ही इस केस को डील करेंगे, क्योंकि ये आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस मिला है जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नोट के ऊपर मैं खत्म करती हूँ अपनी वीडियो को। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।